हाँ, माँ के लिए एक छोटी सी रचना मैं पढ़ना चाहूँगा कि हे माँ आजा तू फिर से, हे माँ आजा तू फिर से, कि आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की, आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की। जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आपका स्वागत है फागू हियर ब्लॉग्स में। और आज फिर एक अच्छे कवि, अच्छे रचनाकार हमारे गांव के राम वृक्ष बहादुरपुरी जी और हमारे गुरु जी। और ये चेहरा पहचान की मोहताज नहीं है, पूरा जिला लगभग जानता है। और दूर दूर के मतलब पूरे प्रदेश की बात अगर मैं करूँ, पूरे देश की बात करूँ, कविता गुरु जी की पहुँच चुकी है कहीं ना कहीं किताब के माध्यम से, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप सब फेसबुक पे भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं। तो आज फिर एक सुखद मुलाकात हुई और एक ऐसा मुझे लगा कि एक बार फिर काफ़ी दिन हो गया था कविता सुनी हुई है गुरुजी से, और मैं सोचा जब मैं सुनता हूँ तो आपको भी सुनाने के लिए प्रयास करता हूँ कि रिकॉर्ड किया जाए, आप तक पहुँचाया जाए। तो गुरुजी, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ में मैं आपके तमाम दर्शक साथियों को भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ख़ासकर बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप हमारे पास आते हैं और हम आपके पास पहुँच पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मिलन वास्तव में एक सुखद अनुभूति कराती है। चूँकि काफ़ी दिन बाद जब हम लोग मिलते हैं, काफ़ी दिन बिछड़े हो जाता है और मिलते हैं तो बड़ी सुखद अनुभूति होती है। बिल्कुल। गुरु जी अभी सेवा में है, तो प्राथमिक विद्यालय में इस समय जनपद गोंडा में हैं सेवा में। तो गुरु जी अभी छुट्टी आया था तो मैं सोचा मुलाकात हुई तो एक कविता सुन ली जाए। गुरु जी आज कौन सी कविता और अभी नई वाली जो लेटेस्ट हो वो आप सुनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सामाजिक संबंधों का जाल है। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज परिवर्तन का नाम ही समाज है। कहीं ना कहीं समाज में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं, कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। और साहित्य भी उसी को दर्शाता है, उसी को लिखता है जो समाज में हो रहा होता है। बिल्कुल। खासकर जो अच्छे हो रहे होते हैं उसको तो लिखता ही है, जो कुछ कहीं कहीं गलत होते हैं साहित्य उसको एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक कवि की कल्पना कहीं न कहीं अनंत होता है और एक अलग प्रकार की नज़रिया होती है, एटीट्यूड होता है उसका समाज को एक नई दिशा देने के लिए। जी। तो मैं चाहूँगा एक छोटी सी रचना अपने दर्शकों तक भी और आप तक भी जरूर पहुँचाना चाहूँगा कि एक कवि क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ। बिल्कुल गुरुजी। और गुरुजी को मैं बता देता हूँ, गुरुजी एक इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन अब हिंदी की रुचि इनकी गुरुजी की कैसे। हिंदी मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगा कि साहित्य की तरफ आपकी रुचि जो है इतनी अंदर, इतनी डीपली तक कैसे जो है पहुँच गई। नहीं बिल्कुल, बहुत सही कहा है आपने। क्योंकि जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, मुझे आज भी याद है कि जब कबीर दास के दोहे को हम लोग पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं जो समाज की परिदृश्य सामने आती थी, बिल्कुल, और उसको सुनने के बाद, अनुभूति करने के बाद मन झकझोर सा उठता था। वही कल्पना, वही विचार मन में चलता रहा, आज भी चलता रहा है। और जब समाज में वो सारी चीज़ें देखी जाती है तो कहीं ना कहीं वो कबीर दास की वाणी की जो छवि थी बिल्कुल मन में उस समय उठ रही थी, वो आज भी उमड़ पड़ती है। और उसी को पन्नों पर उतारने की एक ललक थी, एक झझक थी मन में, और उसको उतारने के लिए थोड़ा सा मन उत्सुक हुआ। और उतारते पता चला कि हम लिखते रहे और तमाम सारी, यहाँ तक कि मेरी 8 किताब, काव्य संग्रह की 8 किताब प्रकाशित है। जी, साझा नहीं, साझा नहीं, मेरी खुद की जी 8। अच्छा, ये सही है गुरुजी की जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। ये बिल्कुल निश्चित, बहुत सही प्रश्न आपने किया। और कहीं ना कहीं वास्तव में व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। और सारी शरीर की मानसिक जो क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सोच पर डिपेंड करती है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ये मुझे भी अनुभूति हो रही है आपकी इस बात से कि मैंने भी सोचा कि मुझे लिखना चाहिए, जबकि वास्तव में हिंदी को मैं बहुत व्यापक स्तर से नहीं पढ़ पाया हूँ कि मैंने पीएचडी किया हो या और भी आगे हाई स्तर पर गया हो। लेकिन जो भी पढ़ा, मेरे समझ में यही आया, कबीर दास की वो बातें याद आती है कि आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन आपके मन में यदि किसी की पीड़ा, किसी के दुख, किसी के दर्द की अनुभूति आपके मन में होती है, बिल्कुल, तो शायद आप एक कवि हैं। बस इतना है कि आप पन्नों पर उतार पाए तो आप लोगों के सामने अपने विचार को रख पाते हैं। बिल्कुल। तो अब शुरू करते हैं जी आज की कविता। और जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि एक कवि वास्तव में समाज के लिए, लोगों के लिए क्या सोचता है, क्या चाहता है। मैं पढ़ना चाहूँगा कि चाहता हूँ जीतना
हर हार को हर हाल में, वाह। चाहता हूँ जीतना हर हार को हर हाल में, ढालना चाहता हूँ ढालना हर चाल को एक चाल चाल में, में, वाह। चाहता हूँ ढालना हर चाल को एक चाल चाल में, में, वाह। चाहता हूँ मानना मैं जिंदगी को एक सफर, चाहता हूँ मानना मैं जिंदगी को एक सफर। एक सफर, चाहता हूँ चल सकूं बनकर सभी का हम सफर, वाह, चाहता बहुत हूँ सुंदर गुरुजी, वाह। चाहता हूँ चल सकूं बनकर सभी का हम हम सफर, सफर। चाहता हूँ हर कोई आयाम खुद का खुद गढ़े, चाहता हूँ स्वयं से न स्वयं कोई खुद लड़े, खुद लड़े। गीत में संगीत में लयबद्ध में एक ताल में, ढल सके जीवन हमारा एक सादगी के ढाल में, चाहता हूँ जीतना हर हार को हर हाल में, हर हार को चाहता हर हूँ मैं हाल में। जीतना हर हार को हर बहुत सुंदर हाल में। गुरुजी, ये कब की अभी जल्दी लिखे आप? ये अभी जल्दी में लिखा हूँ, चूंकि वास्तव में कहीं न कहीं आज के पीढ़ी के लिए एक प्रेरणार्थक कविताओं की ये जरूरत है। किसी घटना को देख के आप लिखे हैं कि ये मन में कहाँ से आएगी इस चीज? ये देखिए, कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये है। कहीं न कहीं विचार चलते रहते हैं, कभी चलते विचार मरता रहे। तो है नहीं। सफर में रहते हैं तो घटनाएं देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। वही और कर- आज के बच्चों में जिस प्रकार की, मैं तो कहूँगा कि गार्जियन का भी जिस प्रकार से परवरिश है और बच्चों की जिस प्रकार से क्रियाकलाप बनता चला जा रहा है, बिल्कुल सही। उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये कविता उनके लिए भी सटीक बैठती है कि वास्तव में हमें एकता की भावना में, कहीं न कहीं मेल जोल की भावना में, प्रेम से प्रेम। एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और कभी की हमेशा यही कल्पना रहती है। अच्छा गुरुजी, लोग ये कहीं नहीं समझते कि हम यहाँ मेहमान बन के आए हैं, कोई यहाँ रहने तो हमेशा के लिए आया नहीं। बिल्कुल मान है। बिल्कुल। लेकिन लोग ये ये देखिए, ये वास्तव में आज के युवा वर्ग, शायद वो उम्र का तकाजा हो, समय का तकाजा हो, समय का तकाजा। इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। ऊर्जावान व्यक्ति अपने रोजी रोटी की तलाश में चलता रहता है जब तक कहीं पा नहीं जाता है, लेकिन वास्तव में सत्यता तो ये है कि जब हम चौथे पड़ाव में होते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ हम पर लदता है, तो कहीं ना कहीं बातें समझ में आती है। हमारी मानसिकता एक जगह जाके टिकती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारा नहीं है, हमारा नहीं। हम कुछ दिन के और मेहमान हैं, मेहमान। यहाँ से क्या लेके जाना है, क्या करना है, जो कुछ भी किए हैं वास्तव में केवल सत्य कर्म के अलावा यहाँ से कुछ और नहीं जाना कुछ है। नहीं जाना, तो ये सही। विचार कहीं ना कहीं मन में आना मन में। शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कहा है आपने जी। तो और दूसरी कोई कविता गुरुजी? हाँ बिल्कुल, कविताएं बहुत हैं हाँ। और मैं चाहूँगा कि आज के दौर में बिल्कुल बिल्कुल जिस प्रकार से हमारे गांव के विचार शहर की नकल करते हुए बिल्कुल हर रूपरेखा को एक अलग रूप दे रहा है। अच्छा गुरुजी, मैं यही रोकना चाहूंगा, क्या गांव स्मार्ट नहीं हो सकता? शहर स्मार्ट हो गया, गांव स्मार्ट नहीं हो सकता है? नहीं, ये देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। चूंकि गांव शहर की तुलना करते करते गांव आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि जैसे कि शहर में अक्सर हम देखते हैं कि हम किसी की पता पूछना चाहे तो शायद पूछ करके किसी के पते पे हम पहुंच नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। या किसी के घर कोई घटना हो जाता है, अंदर अंदर क्या हो जाता है बाहर बगल वाले को पता नहीं चल पाता है जी। जब तक कि बताया नहीं जाता है या प्रशासनिक किसी के द्वारा ऐसी सूचना किसी के पास नहीं पहुंचती है। जी जी। लेकिन गांव में आज भी है, कितना भी कोई दुश्मन किसी का क्यों ना हो, कोई दुख पड़ जाए, कोई बीमारी पड़ जाए, कोई घटना घटित हो जाए, लगभग गांव के सभी लोग आ जाते हैं। ये तो गांव की तो खूबसूरती मेरा है। मतलब है कि गांव इतना स्मार्ट है, शहर के तरीके से शहर की तुलना में इतना स्मार्ट ना बन जाए, ये जो मानवता है, ये जो आपस में सहयोग की भावना है, ये खत्म ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कहा कि तो जो आपसी बात प्रेम भाव है जी, वो बना रहे। बिल्कुल, ये बना रहना चाहिए। और स्मार्ट का परिभाषा ये नहीं है कि हम एक दूसरे को भूल जाएं या हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएं। बस बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखे और लोग ना दिखे। हाँ बिल्कुल, झरोखा बन के रह जाए, हम झरोखा घोंसले बन में रहें और अपने तक ही सीमित रहे, ऐसा ना होने पावे। तो इसी पर मैं एक छोटी सी रचना आपको सुनाना चाहूँगा, अपने दर्शकों के लिए भी सुनाना चाहूँगा कि आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की, आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की, आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की, दूर तक आंगन की मिट्टी शीतल घने ये छाँव में भी, बहुत सुंदर। दूर तक आंगन की मिट्टी शीतल घने ये छाँव में भी,
घास फूसों से सजी कुटिया है मानो राम की, आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की। बहुत अच्छा गला गुरु जी आपका। कुंज झुरमुट फूल उपवन ना बचेंगे एक भी। बहुत सुंदर। कहीं ना कहीं इसमें एक कल्पना है कि वास्तव में जिस पेड़ के नीचे, जिस झुरमुट के नीचे हम चारपाई बिछा के छांव में आराम से सो जाते थे, बिल्कुल। आपस में बैठ के बातें करते थे, धीरे धीरे आज शहरीकरण के रूप में शहरीकरण। हमारा गांव बदलता चला जा रहा है, सारी चीजें नष्ट होते चले जा रहे हैं। सही। तो कुंज झुरमुट फूल उपवन ना बचेंगे एक भी, ना बचेंगे प्रेम ममता एक भी अनेक भी। बात होगी हर जगह बस जंग और टकराव की, आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की, आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की। बसता जहाँ है नेह ममता अभिवादन सम्मान है, स्वर्ग है यह घर नहीं बसते यहाँ भगवान है। दीन दुखियों या पथिक की है सदन ठहराव की, आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की, आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की। और कविता चूंकि लंबी है, बिल्कुल, मैं दो पंक्तियां, दो पद और पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल। पक्षियों के रीढ़ का, पक्षियों के नीड़ का भी ठौर था यह तरु सदन, पशु भी प्यारे थे हमारे सब धनों में एक धन। यदि रहेगी गति यही सोच समय स्वभाव की, आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की, आज है कल ना रहेगी यह रवानी गाँव की। तो इस प्रकार से गांव की जो छवि थी, जिससे हम गांव को गांव कहते थे, आज उसमें काफी बदलाव है, बहुत ज्यादा। और कहीं न कहीं ये कविता लोगों को ये संदेश देती है कि हमें गांव को गांव जैसे ही बनाएं। गांव को गांव रहने दीजिए। वो भी कविता बहुत प्रिय, मेरी बहुत प्रिय कविता है वो, गांव को गांव रहने दीजिए। सच में वो कविता बहुत अच्छी आपकी है। और सच बताएं कि अब वो गांव का वो माहौल धीरे धीरे बहुत बदलाव है। मुझे दिखता है जैसे कि खासकर मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पढ़ाया है। बिल्कुल। बचपन में जब आप बहुत छोटे थे, पढ़ाया है, और उस परिदृश्य से लेकर के आज भी आप मिलते हैं तो जिस भाव, जिस सद्भाव, जिस सच्चाई से, जिस नेह से, जिस ममता से, जिस प्रेम से आप मुझसे मिलते हैं, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन आज के दौर के जो बच्चों को देखा जाता है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं किसी से आशा करता हूँ कि मुझसे कोई स्नेह करे, मुझसे मेरा कोई सम्मान करे, लेकिन कहीं ना कहीं सम्मान तो समाज का एक अंग है। अगर सम्मान ही खत्म हो जाएगा तो ना पिता पिता रहेगा, ना माता माता रहेगी, ना समाज का कोई बड़ा रहेगा, ना कोई छोटा रह जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाता है। इसलिए सम्मान तो जरूरी है ना। तो आज के खासकर बच्चों में, पीढ़ियों में ऐसा दिखाई नहीं देता। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार से विरक्त ना होने दीजिए, संस्कार जरूर देते हैं। छोटे बड़ों का सम्मान होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, गांव में ये जो जो कविता आपने सुना, ये जो गांव में लुप्त होता चला जा रहा है, इसकी मेन एक वजह अगर आप बताना चाहेंगे तो क्या? नहीं, इसकी एक वजह नहीं, इसके बहुत सारी वजह है। क्योंकि परिवर्तन जो हो रहा है गाँव में, गाँव के लोगों में, इसकी एक वजह नहीं है। खासकर मैं तो यही कहूँगा कि साहित्य, जब हम पुराने दौर में, थोड़े से पुराने दौर में चले, तो जो माता पिता पढ़े नहीं होते थे, तो कहीं ना कहीं कजरी के रूप में, अन्य पारंपरिक गीत के रूप में साहित्य से जुड़े रहते थे। मुझे याद है कि जब बच्चा डांटा जाता था तो एक पिता जो अनपढ़ था, वो पिता अपने बच्चों को कबीर दास, रहीम दास के दोहे से डांट करके, दोहे को समझा करके उसको समझाता था। लेकिन आज ना किसी के घर किताब मिलता है, ना कोई माता पढ़ रही है, ना कोई पिता पढ़ रहा है, ना बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो शिक्षा है। लोगों में शिक्षा की कमी आ रही है। हम अपने आप को जो भी बनते हैं बनते रहें,
या बन जाएं, लेकिन अगर किताब नहीं हमारे पास शिक्षा नहीं है, तो मैं समझता हूँ ऐसा बदलाव होना भी निश्चित है। जी बिल्कुल। तो ये कविता मैं पढ़ना चाहूँगा खासकर माँ के लिए। माँ के लिए? हाँ, माँ बहुत के लिए बढ़िया, एक फिर छोटी सी बोलिए। रचना मैं पढ़ना चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल। कि हे माँ आजा तू फिर से, हे माँ आजा तू फिर से, तेरी आंचल में छिप जाऊं, मैं बैठे गोद में तेरे, फिर देख तुझे मैं पाऊं, फिर देख तुझे मैं पाऊं। हे माँ आजा तू फिर से, तेरी आंचल में छिप जाऊं। बहुत सुंदर। तू लिए वेदना सीमित, पाली भी मुझको कैसे, तेरी त्याग तपस्या करुणा, नैनों से झरते आंसू, गिरते तेरे आंचल में, मैं भूल जिसे ना पाऊं, मैं भूल जिसे ना पाऊं। हे माँ आजा तू फिर से, तेरी आंचल में छिप जाऊं, तेरी आंचल में छिप जाऊं। और अगली पंक्तियां हैं खासकर माँ के उस त्याग बलिदान के लिए कि फिर बचपन क्यों ना आए, फिर बचपन क्यों ना आए, माँ अंगुली पकड़ चलाए, जिसकी छाया से मुझ पर, जिसकी छाया से मुझ पर कोई बला पास ना आए। मन की मेरी पावन देवी, अब जीवन के इस क्षण में दर्शन कैसे तेरी पाऊं, दर्शन कैसे तेरी पाऊं। हे माँ आजा तू फिर से, तेरी आंचल में छिप जाऊं। मठ मंदिर में जा जाकर मुझको पाने के खातिर, सहली हर कष्ट मुसीबत, खुद भूखी रह दिन भर, मुझे अमृत पान कराई, ढूंढूं माँ कोने कोने, पर तुझको कहीं न पाऊं, पर तुझको कहीं न पाऊं। हे माँ आजा तू फिर से, तेरे आंचल में छिप जाऊं, तेरे आंचल में छिप जाऊं। बहुत सुंदर कविता। आज माँ की याद आ गई गुरुजी। बहुत अच्छी कविता है, माँ के ऊपर आपने लिखा। चूँकि मैं बताना चाहूँगा खासकर कि वास्तव में यदि हम साहित्य से जुड़े रहे, अक्सर कई लोगों से मैंने सुना है कि आज के दौर में यदि आप साहित्य पढ़ेंगे तो भूखे मर जाएंगे, इससे विकास नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर चाँद पर हम पहुँचे हैं तो कई बार असफल भी हुए हैं। असफल भी हुए। उस असफलता में हमारे अंदर जो प्रेरणा भरने का कार्य करता है, जो हमें उत्साह देने का कार्य करता है, वो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से वो साहित्य ही है। आज भी अपने जीवन में जब कभी हम असफल होते हैं, निराश होते हैं, हम हताश होते हैं, तो उस समय जो हमारे अंदर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, अंतःकरण से आती है, वो कहीं ना कहीं साहित्य ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तो साहित्य से बिल्कुल मेरा विनम्र निवेदन है तमाम दर्शक साथियों से कि साहित्य की पुस्तकें अपने पास जरूर रखिए, बच्चों को पढ़ने के प्रेरित करिए और जरूर साहित्य से जुड़े रहिए। जी तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा लगा आपसे मिल के, आपकी कविता सुन के, और ऐसे ही मिलते रहेंगे आपके बीच। नई नई कविताएं आती रहेंगी। जब भी गुरुजी से मुलाकात होगा आपके बीच नई कविताएं पहुंचती रहेंगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।